धन्यवाद नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं सर। देखिए हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े हैं तो एक वो फैमिली हो गए, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी हो सकता है, कभी मैं इसलिए भी रुक जाता हूँ कि कभी कहता है उसी को आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, है ना। कल हमने देखा था पब्लिक लिमिटेड जो कंपनीज होती है वो मार्केट से फंड रेज करती है, अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए, अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए। वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये दोनों के साथ में कंपनी फंड रेज करती है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छी कंपनीज होती है जो बहुत जस्टिफाइड या रीजनेबल प्रीमियम्स पे आती है ना, और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो जस्टिफाइड नहीं करती लेकिन प्रीमियम पे आती है। जैसे अभी एक एग्जांपल ले तो पेटीएम का फेस वैल्यू 10 रुपए था, प्रीमियम उसका 2100 रुपए का था, और आज वो शेयर 300, 350, 400 की रेंज में, क्योंकि वो इतना जस्टिफिकेशन उसका था ही नहीं कि भाई वो 2100 रुपए तक पे प्रीमियम उठा पाए। क्योंकि अगर हमको 2100 रुपए का पेटीएम जैसा एक पेमेंट बैंक का शेयर लेना है तो उससे बेटर एचडीएफसी 1400 रुपए का, आईसीआईसीआई 1000 रुपए का। तो हमने खैर उसमें बिल्कुल अपने इन्वेस्टर को साफ मना किया था कि इसमें बिल्कुल पैसा नहीं लगाना, और आज वो काफी डाउन भी है। तो यहाँ पर लेकिन वो भी इशू भी करीब 16 से 17 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, लोगों ने पैसा लगाया और आज तक वो दोबारा वो रेट नहीं आ पाए। तो आईपीओ में भी थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि भाई हम जो इसमें पैसा लगा रहे हैं वो जस्टिफिकेशन उसका है, उसकी वर्थ है, या सारा का सारा प्रीमियम कंपनी तो नहीं ले रही, रिटेलर के लिए कुछ बचा ही नहीं प्रॉफिट। तो पहला माध्यम होता है इक्विटी में हम आईपीओ के थ्रू पैसा जनरेट करते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके होते हैं कंपनीज के पास मार्केट से पैसे को उठाने के लिए, बोरिंग करने के लिए। अगर हम शेयर्स पे बात करें तो दो तरह से कंपनी शेयर्स इशू करती है। एक होता है इक्विटी शेयर जो आईपीओ के माध्यम से हम पैसा उठाते हैं, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में कंपनी ये मार्केट में ट्रेडेबल नहीं होती, जस्ट लाइक इसमें एक तरह से कंपनी लोन के फॉर्म में उठाती है, या एक ओवर द पीरियड 5 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद उसको कन्वर्ट कर देती है इक्विटी में, तब वो मार्केट में ट्रेडेबल होता है। यूजुअली प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो डायरेक्टर या प्रमोटर्स के जो रिलेटिव्स होते हैं या उनके नियर डियर होते हैं वो लोग उस पर काम करते हैं। इसके अलावा कंपनीज को फंडिंग के बीच में जरूरत पड़ती है वर्किंग कैपिटल या अपने लोन्स को रिपेमेंट करने के लिए या हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन्स को चुकाने के लिए, तो वो मार्केट में डिवेंचर भी इशू करती है। डिवेंचर भी दो पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक होता है कन्वर्टेबल में कंडीशन होती है कि भाई हम आज डिवेंचर कंपनी इशू कर रही है और 3 साल, 5 साल या 10 साल बाद उसको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, और जब तक में ट्रेड होते हैं लेकिन वो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते। वो जैसा है कि एफडी की तरह काम करते हैं कि भाई जब तक आपने वो रखा है आपको 8%, 10% ईयरली मिलता रहेगा, और जब आप उसको बेचना चाहेंगे तो उसका जो भी वैल्यूज होता है उस समय का इंटरेस्ट जोड़ के वहां पे आप उसको सोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी जो रहती है वो अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करती है। तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी एक तरह से बोरिंग होता है, लोन्स होता है जो कंपनी पब्लिक से लेती है। कॉर्पोरेट जो बॉन्ड्स होते हैं यूजुअली ये लंबे पीरियड के लिए होते हैं। जैसे अभी लास्ट में 2-1 साल पहले टाटा के बॉन्ड आए थे, तो टाटा ने जो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किए थे वो लगभग उसका एक बॉन्ड का प्राइस था, मिनिमम उसमें एंट्री थी 10 लाख रुपए से, और 14% का उसका रिटर्न था कि भाई ईयर बाय ईयरली उसका जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो कंपनी करेगी, और 14% से रेट से मतलब 10 लाख रुपए, लेकिन सिंगल बॉन्ड का प्राइस था 10 लाख, उससे कम नहीं था, और उसमें लॉकिंग होती है कि 10 साल के पहले आप पैसा उसमें से निकाल नहीं सकते। इसके अलावा अगर हम पीएसयू की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कंपनी इशू कर सकती है। ये जो यूजुअली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होता है गवर्नमेंट सेक्टर्स की कंपनीज होती है, ग्रुप्स होते हैं, वो इशू करते हैं। ये भी जस्ट लाइक लोन्स के फॉर्म में ही होता है।
इसके अलावा फिर अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं। कंपनी लिस्टिंग के पहले अगर लिस्टिंग करती है तो आईपीओ के माध्यम से पैसा जनरेट करती है, लेकिन अगर लिस्टिंग के पहले ही वो अपने स्टार्टअप पे पैसा चाहिए होता है तो ओटीसी प्लेटफॉर्म होता है प्री आईपीओ, वहां से भी वो पैसा उठा सकती है। उसमें सर्टन एक 2 कंडीशन होती है कि जब भी लिस्टिंग होगी उसमें इतने इक्विटी शेयर्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा प्री लिस्टिंग ऑफर में, या फिर उसमें इंटरेस्ट के हिसाब से पेमेंट होगा। इसके अलावा और तरीका होता है, कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस भी देती है, अपने एम्प्लॉयज को शेयर इशू करती है, वो सर्टेन प्रीमियम पे भी दे सकती है, वहां से भी पैसा जनरेट करती है। इससे नीलेश जी, ये ट्री बॉन्ड ये वैसा होता है कि जो इंडिया में कुछ टाइम पहले ये सॉवरेन बॉन्ड्स जैसे इन्होंने शुरू किया वैसे होता है? ट्रेजरी बॉन्ड सर एक्चुअली क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी के लिए जो उनका रिजर्व बैंक होता है, जो मेन बैंक होता है, वो इशू करता है सर, अपने आरबीआई करती है। अच्छा, ये पब्लिक के लिए नहीं होता, ये जैसे अपने यहाँ तो जो रहता है ये बैंक्स के लिए होता है। अच्छा। और यूएस गवर्नमेंट भी अपनी लिक्विडिटी के लिए करती है, बट वो बीच फ्लो में डालना पड़ता है उनको पैसा। और सेवरन बॉन्ड अलग होता है सर, वो है ना, गोल्ड बॉन्ड होता है, सेवरन बॉन्ड होता है, ये अलग होता है। तो ट्रेजरी अपने यहाँ बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन यूएस में काफी चलता है ये। तो ये सब सारे माध्यम होते हैं जिससे कंपनी अपना पैसा जनरेट करती है, मार्केट से पैसा उठाती है। यहाँ पे क्लियर है सर? कोई किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी जी बिल्कुल, है ना। अब हम बात करते हैं, हमने मार्केट की बात करी, स्टॉक मार्केट हमने ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि स्टॉक मार्केट का होता है कि इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट में, जिसमें हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और सुबह वो हमने अपने अकाउंट में बुक किया। बट हमारे यहाँ अभी दोनों एक्सचेंज में 4 तरह के मार्केट काम करते हैं सर। पहला इक्विटी मार्केट होता है, जो इक्विटी शेयर्स को, जो भी लिस्टेड शेयर है 7,500 मार्केट में, उसमें जो भी ट्रेड होते हैं, लेना देना, बेचना, खरीदना, वो सारा इक्विटी मार्केट में होता है। नंबर 2 पे आता है हमारा डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में एक टर्म्स आप लोगों ने सुनी होगी, फ्यूचर एंड ऑप्शन और कॉल एंड पुट। ये आजकल बहुत ज्यादा एक पॉपुलर टर्म्स है। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि हमने आज अगर खरीदा तो वो हमारे पास हमारी एसेट्स के फॉर्म में होल्डिंग होती है, नहीं कि आज हम बेचते, हो सकता है शेयर मार्केट में उसका प्राइस डाउन हो जाए तो आने वाले टाइम में हम कभी भी बेच सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 50 साल, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो एसेट्स विल में लिख सकते हैं। बट डेरिवेटिव मार्केट्स में ये होता है कि आज आपने कुछ भी ट्रेड किया, ये एक्चुअली सारा प्योरली हम बात करें तो ये हाथ में हमारे कुछ आता नहीं है, ये हम एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं जिसकी एक सर्टेन लिमिट होती है एक्सपायरी की, जो यूजुअली मंथ का लास्ट जो थर्सडे होता है उस पे सेटल होता है। इसमें अगर हमने कोई पैसा लगाया है तो थर्सडे के लास्ट जो वर्किंग डे होती है इसके सेटलमेंट की डेट वो ऐसे कॉल एंड पुट होता है। ये नॉर्मली जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इसमें ट्रेड करते हैं, उसको हेज करते हैं, उसको वो काउंटर करते हैं अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो डेरिवेटिव मार्केट चूंकि पार्ट होता है इसलिए अपने को थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए होती है। इसके अलावा करेंसी मार्केट होता है, दुनिया भर की जो भी करेंसी होती है उसमें भी ट्रेड होता है। जैसे आपने देखा होगा तो यूएस डॉलर का जो रेट है वो काफी बीच में तो फ्लक्चुएट हो रहा था, अभी तो ऑलमोस्ट 83.35 के आजू बाजू है, बट बीच में वो काफी फ्लक्चुएट होता है। और चूंकि
करेंसी मार्केट के अंदर अगर डॉलर्स या यूरो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं तो उससे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका रेवेन्यू आउट ऑफ इंडिया आता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे हम बात करें तो आप जानते हो भी जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनका मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो डॉलर या यूरो के फॉर्म में आता है। तो अगर डॉलर के प्राइस बढ़ जाते हैं तो वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी उनकी इफेक्टेड होती है। या जितने भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले उनको भी ये काफी चीजों का फर्क पड़ता है। तो करेंसी मार्केट में हम शेयर मार्केट का जो सेंसेक्स का जो एक लेवल होता है प्लस माइनस का, उसमें करेंसी मार्केट भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर डॉलर्स के रेट लगातार बढ़ते जाते हैं, क्रूड के रेट लगातार बढ़ते जाते हैं तो मार्केट्स को वो निगेटिव इम्पैक्ट देता है। वहां पे मार्केट माइनस में ज्यादातर मूव करता है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की कम हो जाती है। और एक मार्केट और है लास्ट हमारा, वो है कमोडिटी। जितने भी प्रकार के अदर देन इक्विटी स्टॉक मार्केट में जो भी हम ट्रेडेबल वैल्यूज है या ट्रेडेबल जो भी चीजें हैं वो सब कमोडिटी में आती है। जो जनरली लोग यूज करते हैं वो गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड है, इसके अलावा निकिल है, जिंक है, और एग्री कमोडिटी में भी बहुत सारी चीजें आती है जिसमें गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मतलब जितनी भी तरह की क्रॉप्स होती है वो सारी की सारी कमोडिटी मार्केट में आती है। तो ये 4 प्रकार के मार्केट हैं जो हम करते हैं। इन सबके टाइमिंग्स अलग है, इन सबके वर्किंग पैटर्न अलग है, सबके मार्जिन्स अलग अलग होते हैं। इक्विटी को छोड़ के सारे मार्केट्स के अंदर लॉट में काम होता है। जैसे अगर हम बात करें तो कॉपर का एक लॉट है वो 1000 का लॉट मात्र मार्केट होता है जिसमें आप काम कर सकते हैं। बाकी सारे में आपके पास केवल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन फिजिकली आपके हाथ में उसका एसेट्स क्लास नहीं होता। और इसी में 2 टर्म्स आपने और सुनी होगी, लिवरेज जो मार्जिन होता है, और एक होता है हेजिंग। हेजिंग हम हमारे रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। जो एफ&ओ में या करेंसी में काम करते हैं वो हेज में अपने को वहां पे मिनिमाइज करते हैं। तो ये क्या मार्केट था, कैसा मार्केट था, अपन इस पर भी चर्चा करी। अब कुछ अपन इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स है अपन बात करते हैं उस पे। कोई गेस कर सकता है कि इस समय हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा पर शेयर की वैल्यू है ऐसा कौन सा शेयर हो सकता है? तो बात करें हाँ वही आपको आइडिया होगा। नहीं मारुति तो 11-12 चल रहा है। इंडिया में सबसे महंगा शेयर है वैभव जी एमआरएफ। तो इस शेयर को इन्होंने 1 लाख रुपए क्यों रखा है? इसको स्प्लिट या हाँ नहीं, उसका कारण सब इसकी क्या है एक्चुअली, जो मतलब कैपिटलाइजेशन है वो तो अच्छा है, लेकिन इसमें इक्विटी जो मार्केट में वो बहुत कम है सर। मैक्सिमम इक्विटी इसके प्रमोटर के पास ही है। तो चूंकि मार्केट में इक्विटी कम है इसलिए ये अपने शेयर्स को अभी डायल्यूट नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में करे। अभी लास्ट इसका वर्किंग प्राइस था 1,33,923 रुपए पर शेयर, और इसका मार्केट कैप है $565.71 बिलियन रुपीस 565.71। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आज 2024 में इसकी कीमत 1,33,000 है, जबकि 1990 में जब ये इसका आईपीओ आया था उसके 2-3 महीने बाद इसकी जो प्राइसिंग थी वो थी 11 रुपए 20 पैसे। यानी 90 में 11 रुपए 20 पैसे से आज तो हैंड रेस कर देना। अरे क्वेश्चन पूछना है। रिकॉर्ड हो रहा है, सुनाई देता क्या?
रिकॉर्ड हो रहा है। ये स्टॉक ही होगा, Nvidia और एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल? नहीं सर वर्ल्ड का सबसे महंगा शेयर है बर्कशायर हैथवे इंक। अच्छा, बर्कशायर हैथवे इंक, जिसके सीईओ थे वॉरेन बफेट, अभी भी है। 1970 से इसके सीईओ है वॉरेन बफेट। इसकी जो एक शेयर की प्राइस है वो $6,34,800 $6 $6,08,000 $800 पर शेयर की प्राइस है। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 5.35 करोड़ शेयर की प्राइस है, 5,35,00,000। और इसके सीईओ वॉरेन बफेट के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है और ये रिचेस्ट बने हैं केवल और केवल इन्वेस्टमेंट से। ये वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर माने जाते हैं, जिनकी आज की डेट में इनकी जो वर्थ है वो $107 बिलियन है, इनकी सेल्फ वर्थ। तो वॉरेन बफेट है जो काफी सिंपल लिविंग वाले बंदे हैं, अपने 2 रूम के फ्लैट में रहते हैं, आज भी करते कि इन्वेस्टमेंट जो है इस समय वो गॉड माने जाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। और सबसे बड़ी बात, अभी इनके पास करीब 8 लाख करोड़ रुपए है जो ये लिक्विड में रख के बैठे, कैश में। ये वेट कर रहे हैं मार्केट के डाउन होने का। ये इंतजार कर रहे कि कोविड जैसी कोई सिचुएशन जब ये 10% डिस्काउंट पे मार्केट से शेयर उठाए। पिछले 1.5-2 साल से ये इतना अमाउंट रख के बैठे लिक्विड में, कैश में। की बात करें, सॉरी सर, बीच आवाज। वॉरेन बफेट जो अभी नंबर 1 इन्वेस्टर माने जाते हैं। इंडिया में भी हमारे कुछ इंडियन से इन्वेस्टर जो इंडिया के वॉरेन बफेट माने जाते हैं। कोई गेस करना चाहेगा? एक तो झुंझुनवाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोला आपने। राकेश झुंझुनवाला जो थे, ये बेसिक टाटा अकाउंटेंट थे और इनको इंडिया का वॉरेन बफेट बोला जाता है। और अभी तो उनकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए, बट वो आज भी उनकी अगर हम वर्थ की बात करें तो $5.8 बिलियन उनकी वर्थ है। और इनकी जो कंपनी का नाम है वो रेरा एंटरप्राइजेस है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने स्टार्टिंग किया था 1985 में 5,000 रुपए की कैपिटल से। इनिशियली इन्होंने 5,000 रुपए की कैपिटल से स्टार्ट किया था, जो आज $5.8 बिलियन में कन्वर्ट हो गई। और राकेश झुंझुनवाला बनाने में जो सबसे ज्यादा एक शेयर का हाथ था वो था टाइटन। राधा कृष्ण दमानी, आप लोग जाते हैं इनके स्टोर्स में, डीमार्ट वाले राधा कृष्ण दमानी है सर। इनकी जो नेटवर्थ है इसके हिसाब से 2nd नंबर के इन्वेस्टर माने जाते हैं। और 3रे नंबर पर आते हैं सर रामदेव अग्रवाल। ऐसे करके इंडिया में भी काफी सारे बिलियनियर है जो इस मार्केट से इन्होंने बहुत पैसा कमाया है और बहुत अच्छी पोजीशन पे रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा जनरल टॉपिक था अपना। मार्केट में अपने कुछ चीजों पे अपन बात करते हैं। मार्केट में जो टर्म्स यूज होती है वो होता है क्या बेसिकली, वो अपन देखते हैं। जब भी आप शेयर मार्केट में देखेंगे, न्यूज देखेंगे या पेपर में देखेंगे, तो उसमें टर्म यूज होती है बुल और बियर। बुल मतलब जो जब मार्केट को तेजी, एक्चुअली देखिए मार्केट के अंदर 2 ग्रुप होते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बुल कार्टल और बियर कार्टल, या तेजड़िए और मंदड़िए बोला जाता है।
एक ग्रुप ऐसा होता है जो हमेशा चाहता है कि मार्केट बढ़ता रहे, मतलब जब मार्केट बढ़ता है तब वो अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल करते हैं, पैसा कमाते हैं। दूसरा ग्रुप जो होता है वो जब मार्केट डाउन होता है उसमें पैसा कमाता है, यानी उनका जो काम करने का तरीका होता है वो हाई मार्केट में माल बेच देते हैं और जब मार्केट डाउन होता है तो वो खरीदते हैं, तो उनको बेसिकली बियर बोला जाता है, मनरिए। लेकिन जितने भी लोगों ने पैसा कमाया है इस मार्केट में, चाहे वो राधा कृष्ण दमानी हो, चाहे राकेश झुंझुनवाला हो, चाहे रामदेव अग्रवाल हो, चाहे हर्षद मेहता हो, चाहे केतन पारिक हो, जितने भी लोगों ने पैसा कमाया है उनकी सारी टेंडेंसी जो थी वो भूल गई। आज अच्छी मतलब रिकॉर्डिंग मार्केट बढ़ता है तभी वो पैसा अर्न करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर चल रहा है सर? अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, बीच बीच की जी सर। रिकॉर्डिंग हुई यार, कुछ खोलना मत, रिकॉर्डिंग हो रही है ऊपर, खुद देख लो। आज अपना ये थ्योरी का लास्ट सेशन हो जाएगा, तो उसके बाद से अपन सीधे टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। कुछ चीजें और अपने को सुनने में आती है, जैसे डिविडेंड होता है, बोनस होता है, राइट इश्यूज होते हैं। कुछ बताएगा कोई यहाँ पे? ये तीनों आपने सबने सुने होंगे। कोई बोल रहे थे शायद। ये डिविडेंड का तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जैसे आपने कोई शेयर लिया है और जनरली जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं तो कई बार कंपनी जैसे पर शेयर कुछ अमाउंट, जैसे 5 रुपया 10 रुपया भी हो सकता है, इसमें काम कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स करो अपने आईडी से। ये मैं हो रही है इससे, ठीक है, इससे रिकॉर्डिंग हो रही है, समझे? तू ज्वाइन नहीं कर रहा अपने को ऐसे करना। ना तो उसी वाला तो बैठे 1% पे आ गई पूरी एक बार में। अरे क्या पूछ क्या पूछोगे? बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जिन पे कैश बहुत होता है, कैश फ्लो, है ना। तो क्या होता है कि अगर वो अपने पास कैश के फॉर्म में पैसा रखते हैं बहुत ज्यादा, तो उनपे बहुत सारी चीजें आती है, तो वो अपने कैश को लिक्विडेट करते हैं डिविडेंड के थ्रू। वो अपने इन्वेस्टर्स को जो प्रॉफिट का पार्ट है वो अगर कैश फॉर्म में तो डिस्ट्रीब्यूट करके अपने कैश को लिक्विड कर लेते हैं, तो वो डिविडेंड देते हैं। बोनस क्या होता है सर? बोनस तो जनरली बोनस तो शेयर्स के ही फॉर्म में होता है। जैसे अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो कंपनी ने कहा कि हर मतलब के पास जैसे 5:1 बोनस मिला था, अगर आपके शेयर हैं तो 5 के बदले आपको एक फ्री मिल जाएगा, उसके ऊपर एक शेयर मिल जाएगा जी। तो बोनस दिया क्यों जाता है सर? फिर प्रॉफिट शेयर करने के लिए होगा जी। एक्चुअली क्या होता है सर, जैसे देखते हैं कि भाई मार्केट में कंपनी के स्टॉक कम है, तो अपने कैपिटल को डाइल्यूट करने के लिए कंपनी बोनस देती है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में बढ़ जाए। यूजुअली बोनस का रेशियो होता है, अच्छी कंपनी 1:1 देती है, यानी अगर आपके पास 5 लाख शेयर है मार्केट में तो 5 के 10 हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट मल्टीप्लिकेशन में प्रमोटर्स का होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स के पास ही होती है। तो जब भी उनको अपनी कैपिटल डायलेट करनी होती है वो बोनस के फॉर्म में मार्केट में बोनस थे, लेकिन ऑब्वियसली उसमें भी वही चीज भी कंपनी प्रॉफिट में होगी तो ही बोनस भी दे पाएगी। एक और सुना होगा सर, राइट्स इशू कंपनी इशू करती है। राइट्स इशू तो शायद ऐसा होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रहते हैं उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहें तो सर्टेन रेट जो रहेगा उस पे आप और शेयर्स खरीद सकते हैं। मतलब वो ओपन टू नॉर्मल जनरल पब्लिक नहीं रहता है जी। राइट, आपको राइट दिया गया है एज ए शेयर होल्डर जी। ऑलरेडी जो शेयर होल्डर होते हैं सर उनको ही होता है, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या होता है, कंपनी को लिक्विडिटी चाहिए होती है। जब पैसा चाहिए होता है वो एक कम अमाउंट की जरूरत होती है, तो वो अपने ही शेयर होल्डर्स को कुछ प्रीमियम पे राइट इशू
जारी कर देते कि भाई आप ले लो, और जैसे अगर मार्केट में रेट 2 किसी शेयर का चल रहा है तो वो यूजुअली 1200-1300 पे राइट दे देते, तो इन्वेस्टर्स को भी फायदा हो जाता है कि भाई 2000 की चीजें 1200 में मिल रही है मुझे, और कंपनी को एक विदाउट इंटरेस्ट का पैसा आ जाता है। कुछ खास है? कमाल है बावरी जी, मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा? आपने मेरे पूरे 5 लोग हैं, 5 लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम पावर जनरेट करेंगे, हमें कंपनी को फॉर्म करते हैं। तो वो कंपनी को फॉर्म करते हैं तो बेसिक पहला राइट्स तो उनके पास ही होता है, तो वो कंपनी के बेसिक प्रमोटर्स कहलाते हैं, और प्रमोटर्स में ओनरशिप के लिए या अपना होल्ड रखने के लिए एज पर द कंपनी लॉ उनके पास 51% का स्टेक होना कंपलसरी है। क्योंकि देखिए बाकी तो वो जो 59% उन्होंने पैसा रेज किया मार्केट से किया, और मार्केट में हो सकता है 1 लाख लोग हो जिन्होंने 49% पैसा दिया हो। अब अगर डिसीजन की बात आएगी या कंपनी को चलाने की बात आएगी तो वो 1 लाख लोगों से तो राय नहीं ली जा सकती। उसमें हो सकता है भाई कोई किसान भी हो, कोई बिजनेस वाला हो, कोई जॉब वाला हो, कोई ऑटो रिक्शा वाला भी हो, तो वो कंपनी तो नहीं चला सकते। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट कि भाई वो पैसा दिया, उन्होंने ऑनरशिप ली, लेकिन इनका 51% स्टेक होता है। वो अपना एक बोर्ड बनाते हैं जिसमें कुछ बैंकर्स भी होते हैं, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं, उनको वो लेके 10-12 लोगों का एक बोर्ड होता है, वो डिसीजन लेते कि हमको कंपनी कैसे चलानी। तो वो आप ऐसा समझिए कि जो कंपनी को बना रहा है, जो कंपनी को फॉर्म कर रहा है, जिसका ये पूरा विजन है, इसका पूरा ड्रीम है, वो प्रमोटर है। जैसे रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के प्रमोटर मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अनंत अंबानी है ना। उसके अलावा उनके कुछ और प्रमोटर जो पिछले 40 साल से कुछ बैंक लोग होते हैं जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के उसमें आते हैं। तो ये सारे जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई रिलायंस कितना डिविडेंड पे करेगा, रिलायंस कौन से नए प्रोजेक्ट पे जाएगा, ये सब होते हैं। हम रिलायंस हम उसका पार्ट है। हमने ऑनरशिप ली है, अपने 10 शेयर लिए, 50 लिए, 100 शेयर जो भी हमने लिया, हम उसके पार्ट है, लेकिन हमारा एक्टिव रोल नहीं है कोई भी पॉलिसी मेकिंग के लिए, किसी भी प्रकार के कंपनी को चलाने के लिए। डिसीजन उनको ही होगा। हम ये नहीं कह सकते कि भाई 10 रुपए के 15 रुपए डिविडेंड दो। हम वोटिंग कर सकते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं 49% वाले, अगर कंपनी को मान लीजिए किसी को अपॉइंट करना है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई चेंजेस करने हैं तो वो वोटिंग कराती है, ऑनलाइन वोटिंग होती है, उसमें वोटिंग का राइट्स होता है, बट हम डिसीजन मेकिंग में नहीं आते 49%। तो जब हम स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें भी हमको ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, हम ये देखें कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। क्योंकि अगर कंपनी अच्छी और जिसने कंपनी बनाई है उसको भरोसा है कि भाई मेरा जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है और मैं इसमें अच्छा कमा के दूंगा, तो वो अपना स्टेक बढ़ाता है। जैसे मैंने आपको MRF का दिया, तो MRF में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 85% के आसपास है। मतलब 100 में से 85 तो उन्हीं के पास है, 15% ही मार्केट के अंदर है। और जिस कंपनी पे बनाने वाले को भरोसा नहीं होता वो अपनी होल्डिंग कम करते जाते हैं, तो उनके प्राइस इसका जो प्रमोटर है वो अपने पास 50% होल्ड कर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग एक की फैक्टर होता है, वो किस कंडीशन में होता है, जब हम स्मॉल कैप, मिड कैप तो नहीं, मिड कैप तो खैर प्रमोटर अच्छे होते हैं, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप से अगर हम कोई पिकअप करते हैं, कोई स्टॉक पिक करते हैं वहां से, तो वह प्रमोटर होल्डिंग देखी जाती है। क्योंकि कई प्रमोटर, कई ऐसी कंपनी जिसमें प्रमोटर होल्डिंग 10% उसके बढ़ते, तो स्टॉक पिकिंग आती है खासकर स्मॉल और माइक्रो कैप में। क्योंकि देखिए कोई शेयर में देखा हो, जैसे हमने अभी हाईएस्ट बात करी MRF की, 1,33,000 का शेयर है, तो मार्केट में ऐसे शेयर है जिनकी वैल्यू 10 पैसे है, जिनकी वैल्यू 20 पैसे है,
50 पैसे है, ऐसे बहुत सारे शेयर जिसको हम पेनी स्टॉक बोलते हैं या माइक्रो कैप स्टॉक में बोलते हैं। अब ये ओरिजिनल वैल्यू आज की डेट में 10 पैसे, लेकिन जब ये आई थी कंपनी तो ये 10 रुपए फेस वैल्यू पे आई थी, लेकिन चूंकि काम नहीं करा, लॉस हुआ, प्रोजेक्ट वायबल नहीं हुआ, तो धीरे धीरे उसके प्राइसेस कम होते गए। तो आप देखोगे कि ऐसी कोई कंपनी आप ढूंढोगे या सर्च करोगे तो उसमें 100% प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 30% से नीचे ही होगी। तो वहाँ उस कंडीशन में देखना है। बाकी जो हम टॉप लाइन पिकअप करते हैं, मतलब लास्ट के मिड के उठाते हैं, तो वहाँ तो प्रमोटर को अपना स्टेक रखना ही पड़ता है, क्योंकि भाई ऑलरेडी प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, उसमें वो अच्छा पैसा कमाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी कंपनी बचाने के लिए प्रमोटर्स को इक्विटी भी डायलेट करनी पड़ती है, उसकी फेस वैल्यू भी चेंज करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए शेयर ₹10 था, अब उन्होंने कहा कि भाई इक्विटी कम है मार्केट में और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कम है, कोई DI या FI जो है या कोई ग्रुप है वो बार बार शेयर्स खरीद रहा है, तो अगर 1 लाख शेयर ₹10 फेस वैल्यू से, तो वो कोशिश करते कि हम इसको ₹1 फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दे, ताकि नंबर ऑफ शेयर जो 1 लाख थे वो 10 लाख हो जाए। अब चूंकि 10 लाख हो जाएंगे तो रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, तो उनके जो एक ग्रुप के द्वारा स्टॉक लेके टेक ओवर करने के चांसेस थे वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये मेरे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएगा, मैनेजमेंट उनके पास आ जाएगा, चूंकि उनका स्टेक ज्यादा होगा तो ग्रुप से बचाने के लिए वो अपने फेस वैल्यू डोनेट करके अपनी जो नंबर ऑफ शेयर्स है उसको बढ़ाते हैं। ये होती है और कुछ चीज जैसे बहुत ओवर प्राइस है, जैसे अभी MRF है ऑलरेडी 1,30,000, इसका जो शेयर का फेस वैल्यू वो ₹100 है। अब अगर ये ₹100 है, इसको मान लीजिए ₹1 में कन्वर्ट करेंगे तो जितने भी शेयर्स है ऑलरेडी मार्केट में उसके पीछे 2 जीरो और लग जाएंगे और वैल्यू पे इधर कम हो जाएगा उस रेशियो में, है ना। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आज एक आम आदमी के लिए हमारे का शेयर खरीदना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो लेकिन अगर ये 1300 का आ जाएगा शेयर तो बहुत इजी हो जाएगा के लिए भी खरीदना। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे केसेस में किसी एक आदमी के पास इक्विटी होल्ड नहीं होती, बहुत ज्यादा रिटेल चली जाती है, तो वहां पे वो टेक ओवर या स्टैक का कुछ जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। देखो ठीक है स्पीड। तो ये अपन ने एक थोड़ी सी जनरल टर्मिनोलॉजी बात करी थी। एक टॉपिक और है छोटा सा अपने पास। अपन ने देखा कि इक्विटी शेयर्स में बात करी 7,000 का कंपनी लिस्टेड है, लेकिन अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि भाई जब कोई भी एक्सपर्ट्स जब बात करते हैं तो सेक्टर्स पे बात करते हैं, स्टॉक को ज्यादा पिक नहीं करते, वो सेक्टर्स पे बात करते हैं। जैसे अपन ने कल चर्चा की थी कि भाई आने वाले टाइम में ईवी का जो सेक्टर है, पावर का सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है, इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर बजट में इसमें बहुत ज्यादा स्पेंड करती है, पैसा डालती है, तो इसमें दिख रहा है। तो ऐसे कुछ कॉमन सेक्टर से कुछ सेक्टर से जिस पर अपन चर्चा करते हैं और उसके अपन 2-2 4 स्टॉक्स पे भी बात कर सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम एग्री सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में वो सारी चीज आ जाती है जो रिलेटेड टू चीजों को आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है, वो भी आ जाती है। तो एक पहला सेक्टर होता है इसमें एग्री सेक्टर, जिसमें हम अगर कुछ बड़े ब्रांड की बात करें तो ये रुचि है, कावेरी सीड है, अपेक्स है, पतंजलि फूड्स है, ये सारे से इसमें आते हैं। दूसरा सेक्टर पे हम बात करें तो अल्कोहल,
अल्कोहल एक ऐसा ऐसा सेक्टर है जिसमें आप ये मान के चलो कभी भी रिसेशन नहीं होता। आदमी खुशी हो तब भी पीता है, गम हो तब भी पीता है ना। तो अल्कोहल का जो सेक्टर है इसमें जो कुछ कंपनी है जिसमें रेडिको खैतान है, यूनाइटेड स्पिरिट है, जीएम बेवरेज है, सोम डिस्टिलरी है, ये कुछ नाम है। इसके अलावा एक बहुत अभी बूम सेक्टर है ऑटोमोबाइल्स एंड एक्सेसरी। ऑटोमोबाइल्स में आपने देखा होगा जितने भी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर सेगमेंट है वो सारे आ जाते हैं, जैसे एवेंजम है, हीरो होंडा है, मारुति है, बजाज है ना, ये सारे आ जाते हैं। एंसिलरीज में उसके साथ के सेक्टर से जेबीएम है, ये पिस्टन वगैरह बनाते हैं, टायर सेक्टर है, जेके टायर है, ल्यूमैक्स है, ये जो गाड़ियों की लाइट्स होती है वो बनाते हैं, मदरसन सुमी है, ये भी इंटरनल पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, कमिंस है, मिंडा कारपोरेशन, ये सारे के सारे आ जाते हैं। इसके बाद सेक्टर है एविएशन। एविएशन मतलब आपका जो भी पैसेंजर विमान होते हैं या हमारे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो इस एविएशन सेक्टर में, जिसमें हम डिफेंस को भी कंसिडर करते हैं, एक पर चल रहा है जैसे आपका HAL है, भारत इलेक्ट्रिक है, टार है, जेट है, ग्लोबल विक्टरा है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। बैंक्स में आपके जो भी प्राइवेट है, प्राइवेट बैंक है और जितने भी PSU बैंक है वो भी सब इसके अंदर आ जाते हैं। फिर कैपिटल गुड सेक्टर के अंदर आपका हैवी कैपिटल गुड से बनने वाले जैसे BHEL है, सीमेंस है, L&T है, थर्मस है, HEG है, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। फिर केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर है जिसमें आपका केमिकल है, फर्टिलाइजर है, पेंट्स है, रिलेटेड टू ये सारी चीजें जिसमें सारे पेंट्स है और आपका फर्टिलाइजर में चॉकलेट फर्टिलाइजर है, नागार्जुन फर्टिलाइजर। तो मच्छर तब तक काटे नहीं जो टाइल्स मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर आता है, इसके अंदर भी थोड़ा सा वास्ट होता है, इसमें सीमेंट भी आता है, ग्लासेस भी आता है, वुड भी आता है, वो सारी चीजें आती है। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स में आपका वोल्टास आता है, TT के प्रेस्टीज आता है, आपका ब्लू स्टार आता है, वर्लपूल आता है, जो भी इलेक्ट्रिक आइटम बनते हैं जो आपके रेगुलर बेसिस पे यूज में आते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। और इसके बाद पैकेजिंग जिसमें आपका आता है, जिंदल पोली आता है, ये सारी चीजें इसमें आती है। आता है आपका डायमंड एंड ज्वेलरी सेक्टर, जिसके अंदर भी जैसे टाइटन है, टाइटन जो है हाईएस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट कंपनी से सबसे महंगी और सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। इसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट है इसके अंदर, PC ज्वेलर्स है इसके अंदर, है ना, डायमंड है, ये सारे भी इसमें आते हैं। फिर एक सेक्टर होता है डाइवर्सिफाइड मतलब ऐसी कंपनियां जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं है लेकिन बहुत सारी जगह है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है ITC। आपको FMCG भी मिल जाएगी, ITC आपको टमाको भी मिल जाएगी, ITC आपको एग्री कमोडिटी में भी मिल जाएगी। मतलब ITC का आज की डेट में हम बात करें तो कम से कम 25-26 अलग अलग फील्ड में काम करती है, तो ये डाइवर्सिफाइड सेक्टर में आता है। फिर इलेक्ट्रिकल पे केबल है, पोली केबल है, इलेक्ट्रिक वायरिंग और आर्म केबल सब आ जाता है। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आपने एक ETF होता है, एक अलग सेक्टर में काम करते हैं इसको। बेसिकली ETF का जो मीनिंग होता है वो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। से कुछ समय पहले तक केवल ETF गोल्ड के लिए यूज होता था। क्योंकि उस समय ऑप्शन नहीं था, गोल्ड उनको बड़ा सेफ लगता था और उनको ऐसा फील होता था कि भाई हमारे पास कुछ है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। बट फिजिकल में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि इसको पहनना बड़ा मुश्किल है, लॉकर में रखना पड़ेगा, तो लॉकर का रेंट दो। उसके बाद उसको जब भी आप सेल करने जाओगे तो उसमें 10% तो जो उसका चार्जेस होता है, मेकिंग चार्जेस, वो कट जाएगा, प्लस उसमें कैश में लेते हैं तो 10-12% और कट जाता है। तो आप जब भी बेचोगे वो आपको एक तरह से लॉस में जाना है। तीसरी चीज उसकी ये रहता है कि भाई आपको इमीडिएट पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कई बार ये होता है कि भाई फॉर्मेलिटी बहुत होती है, उसका बिल लाओ, ये करो वो करो। और अभी तो बीच में कुछ पीसी ज्वेलर्स और ऐसे कुछ कहानियां भी हुई थी कि उन्होंने गोल्ड दिया था, वो प्योरिटी पे भी कुछ बढ़ गया था कि वो कितना प्योर है, तो उसमें कैरेट अलग होते हैं। उसके अंदर कुछ अलग भरा हुआ था मटेरियल। हाँ, अगर एक जनरल आम आदमी के लिए ये भी पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि भाई जो हमने लिया वो 18 कैरेट है, 20 है, 22 है, 24 है, क्या है वो, क्योंकि वैल्यू तो कैरेट के हिसाब से बढ़ती है, लेकिन हो सकता है भाई 22 कैरेट का चार्ज ले और 18 कैरेट हमको दे दे, तो वहाँ प्योरिटी का भी एक क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, लेकिन चूंकि गोल्ड खरीदना हमारे लिए एक ट्रेडिशनल वे में होता है, खासकर अगर हम शादी की बात करें तो शादी में गोल्ड देना एक अनिवार्य माना जाता है। तो उसके लिए एक्सचेंज ने चालू किए थे ETF। जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें पर यूनिट के हिसाब से उसने ETF का प्राइस फिक्स किया था। फायदा ये था कि पेपर फॉर्म में था, आपने आज एक आप मार्केट से खरीद के लाते थे 5,000 10,000 का कोई गोल्ड, उसकी जगह आपने मार्केट से 3,000 4,000 के ETF रहते हैं, आपने 2 ETF 3 ETF लेके रख लिए, और नहीं तो आप ETF ही उनके नाम का ट्रांसफर कर दीजिए कि जब भी आपको जरूरत पड़े वो आप गोल्ड की तरह उसका यूज कर लीजिए। तो ETF जो है पहले गोल्ड में आए थे, आज की डेट में PSU का ETF है आपका, भारत 22 का ETF है जो भारत सरकार के कंपनीज है। इसके अलावा आपका नवरत्न का ETF है जो भारत सरकार के नवरत्न है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स के काफी सारे ETF है जिसमें कि उस सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और रिस्क कम हो जाता है। इसमें अभी मेनली तो गोल्ड और भारत 22 ETF ही काम करता है। बहुत सारे अलग अलग सेक्टर है। फिर फाइनेंस सेक्टर है जिसमें NBFC, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां, लोन देने वाली कंपनियां, ये सारी भी आ जाती है। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर है। हेल्थ केयर का जो शेयर्स है वो भी आप देखेंगे तो अभी आने वाले टाइम में बहुत तेज मूवमेंट है। अपोलो हॉस्पिटल से लेके जितने भी हॉस्पिटलाइजेशन के शेयर्स थे वो सारे। फिर इंडस्ट्रियल गुड्स एंड फ्यूल सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, लॉजिस्टिक सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर है, मेटल माइनिंग है, ऑयल एंड गैस है, पेपर सेक्टर है, फोटोग्राफिक सेक्टर है, प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर है, पावर है, रियल एस्टेट है, रिटेल सेक्टर है जिसमें आपका D-Mart, V-Mart और टाटा कंज्यूमर ये सारे आ जाते हैं, बिल्डिंग सेक्टर है, सॉफ्टवेयर और IT सेक्टर है, टेलीकॉम है, और वुड और वुड प्रोडक्ट सेक्टर है जिसमें आपका प्लाई, सेंचुरी प्लाई, ये सब आता है। तो ये सारे सेक्टर्स जिसके अंदर अलग अलग कंपनी काम करती है। तब भी हम बात करते हैं स्टॉक पिकिंग की, पहले सबसे पहले सेक्टर कौन सा मूव करेगा। जो भी सेक्टर मूव कर रहा है उसमें टॉप 5 में से अगर हम कोई भी स्टॉक लेते कल तो वो 100% हमको प्रॉफिट देकर ही जाएगा, क्योंकि सब सेक्टर का मूवमेंट होता है तो सारे स्टॉक चलते हैं। जैसे आप 2014 में आने वाले गवर्नमेंट के चल रहा था, उस समय मैंने जितने भी भाषण सुने थे उसमें सब में उनका एक फोकस था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर देश का अच्छा होना चाहिए ताकि भाई आपका टाइम कम लगे, आप एक जगह से दूसरी जगह सामान बहुत इजीली भेज सके, उसके है ना। मतलब पूरा ये जोर था कि भाई जो आज हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में हम सेना को रास्ता भी नहीं पहुंचा पाते, 3-3 दिन लग जाते हैं वह खाना भेजने में, तो वो सारी चीजें ना हो। और जब वो आए तो उन्होंने काम भी बहुत किया।
तो 2014 में मैंने अप्रैल से लेके मतलब जून तक मैक्सिमम इन्वेस्ट 10% हमने इंफ्रा में पैसा लगाया। और उस समय हालत ये थी, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे डायरेक्ट इंफ्रा के स्टॉक्स हो, वो सब अपने 8 पार से नीचे चल रहे थे। कल भी नहीं आया तो आएगा, कल जरूर आएगा। सेंट के आसपास को डायलेट किया हमने इंफ्रा में पैसा कि भाई अपने आना है। और जैसे मोदी गवर्नमेंट ने उन्होंने अपने पहले बजट में इंफ्रा के लिए बहुत अच्छे खासा अमाउंट इशू किया। और दिसंबर आते मई जून की बात ही है, और दिसंबर आते आते इंफ्रा में जितना पैसा लगा था वो मोर देन 2.5% 2.5 टाइम्स बढ़ गया। जो चीज हमने 6 रुपए में खरीदी उसकी प्राइस थी 5 रुपए। मतलब इन्वेस्टर का पैसा 2.5 गुना हो गया केवल 6 महीने में। तो ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है, सेक्टर पकड़ना पड़ता है, और सेक्टर पकड़ के फिर उसके जो भी आपको अच्छे लगते वो पिक कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती है। जैसे अभी बीच में मतलब आप लोगों ने भी सुना होगा कि शुगर सेक्टर जो था ये काफी ज्यादा शुगर मिल्स के पास पैसे नहीं होते थे किसानों को देने के लिए, और जो चीनी थी उसमें रेट गवर्नमेंट तय करती थी कि भाई इस पर्टिकुलर इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। मतलब वहाँ पे प्राइस सेट गवर्नमेंट करती थी, और रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग इतनी थी कि ऑलमोस्ट सारी शुगर फैक्ट्री लॉस में थी। और सारे बड़े बड़े के जो शेयर थे, जो बाजार इसी जमाने में 100-125 रुपए चलता था, वो 30 रुपए में कर रहा था। रेनू का 150 रुपए का था, क्योंकि उसका कारण। लेकिन पिछले बजट के पहले नितिन गडकरी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा करी कि भाई हमको पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाना है, मिक्स करना है। और उन्होंने इनिशियली वो 5% की परमिशन कराई कि भाई अगर हम 100 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो उसमें हम 5 लीटर एथेनॉल को मिला सकते हैं। एथेनॉल जो है वो बेसिकली आप लोग जानते हो, जो शुगर सेक्टर है उसका जो बाय प्रोडक्ट है उससे एथेनॉल। तो जैसे ये अभी तक वो जो कचरा था उसको बेचने में, उसको ठिकाने लगाना भी शुगर कंपनी को लिए बड़ा सर दर्द होता था कि इसको क्या करेंगे। लेकिन ये घोषणा के बाद चक्कर तो ली, उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट से एथेनॉल बनाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि 2 साल के अंदर जो शुगर के शेयर इतने बुरी तरह में चल सबके सब प्रॉफिट में आ गए। कल पूरा समय देता हूँ इस सेक्टर का टॉप अगर उठाते तो ताज इंडस्ट्री है, और अभी की एकदम घटिया में 200-250 रुपए की रेंज में चलता था, आज वो 550 रुपए के आसपास। कुछ मुझ में नहीं आएगा। और इस टाइप से जब भी गवर्नमेंट किसी सेक्टर्स पर बात करती है या अभी कोई समझा देखा फिर तक ये कौन से सेक्टर्स पे हम काम कर सकते हैं, कैसे स्टॉक थोड़ा सा पिक कर सकते हैं ना। इसके बाद आपका जो रहता है ये बेसिक वाला पार्ट आज अपना कंप्लीट हो गया। अभी तक आज के सेक्शन में कोई क्वेश्चन बनता है या कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। अब ज्वाइन कर ले, पूछ सकते हैं और करना है मैं तो इसी से बोल ले इधर सुन, इसी से बोल ले अपनी आईडी से। आशीष जी आपके साथ क्या दिक्कत क्लियर हो उसने बोला था माइक ऑन नहीं हुआ, अटक रहा है, नहीं करा था माइक ऑन दिखाएंगे मैं और तक क्या कर हो रहा है अभी डेटा खत्म हो गया। कल था अच्छा कुछ इसकी जो
कुछ टेक्निकल और फंडामेंटल जो बेस है उस पर अपन चर्चा करेंगे। और आगे 2 से 3 सेशन अपन लाइव ट्रेडिंग भी रखेंगे इसमें, जैसे प्रॉपर बोले बस कैसे हमको करना चाहिए, खुद देख कैसे अटक अटक के आवाज आ रही है। कैसे चेक चीज तो वो सारी चीजें पे लास्ट के सेशन रखेंगे। बाकी किसी को कुछ भी क्वेश्चन लगता है तो आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, ग्रुप में कर दूं। और अब आपको अच्छे मेरा फिर मुलाकात नहीं है उसमें। तो तक के आप कहते हैं और कुछ भी लगे आप बिल्कुल बिल होके आप ग्रुप में मैसेज डालिए, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं, कुछ हम आपसे सीखे, कुछ आप सिखाने का प्रयास करेंगे, समझा? इसी सबको पता है। चलिए सर ठीक है, मिलते हैं अगले इतना तो पता है। ओके, थैंक यू सर।